अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में MQM के साथ मुलाकात की और काफ लीग ने इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक लगाई। राबतों, मुलाकातों और मशावरती इजलासों के बाद अब हतमी फैसलों का मरहला आन पहुँचा है। अलकाबात, गालियों, धमकियों, हथकड़ियों के बाद सुलह सफाई और मिन्नत समाजत से होते हुए ज़मीर को जगाने और अखलाकी कदरों पर अमल करने की बातें अब होने लगी हैं। अपोजिशन हुकूमत की विकटें गिराने के लिए तैयार है तो हुकूमत अपोजिशन की तहरीक को कुचलने के लिए हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। हुकूमत ने गेम प्लान बनाते हुए फैसला किया है कि अपने अरकान को पार्लियामेंट में जाने ही ना दिया जाए ताकि ना मेंबर्स असम्बली आएँ और ना ही वोट दें। मगर हुकूमत की इस हिकमत अमली पर बिलावल भुट्टो ने आज खूब तनकीद की। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोट देना सबका आईनी हक है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। मगर इसलिए गैर जमहूरियत, ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है, फिक्स मैच में यकीन रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है कि हर पार्लियामान का जो हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसका वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी को उनको अपना वोट डालने से रोकने की इजाज़त ना हो। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बड़े मुतमईन हैं, पूरे एतमाद हैं कि उनकी हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन मेरा शिकार करने निकली है, देखना मैं इनका शिकार कैसे करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये भी देखिए। इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली या गेम प्लान है क्या? क्योंकि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जाते नज़र आते हैं, जबकि हुकूमती पार्टी में भी 3-4 ग्रुप बन जाने की वजह से जो हुकूमती पोजीशन है ये वीक दिखाई दे रही है। अपोजिशन तो ये दावा कर रही है कि उनके नंबर्स तो पूरे हैं, हुकूमत भी चैलेंज करती हुई दिखाई देती है कि 172 वोट पूरे आप करके तो दिखाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएगी कैसे? अगर हुकूमती अरकान अपोजिशन से मिल चुके तो क्या हुकूमत इन्हें पार्लियामेंट में जाने से रोक पाएगी? अगर हुकूमती मेंबरान असम्बली में पहुंच जाते हैं तो क्या वोट कास्ट होने से पहले स्पीकर इन्हें निकाल सकता है? अगर वोट कास्ट हो जाता है तो क्या स्पीकर उन्हें नाअहल करने के साथ साथ उनका वोट भी मुस्तरद कर सकता है? क्या इस पर PTI आइन की शिक 63 को किसी और मायने में इस्तेमाल करने का सोच रही है? तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हुकूमत की हिकमत अमली में अहम किरदार स्पीकर कौमी असम्बली ने अब करना है। और अगर ऐसा है तो क्या इस बार पाकिस्तान की सियासत और ऐवान की तारीख में आइन की एक नई तारीफ मंजर आम पर आने जा रही है? क्योंकि वफाकी वजीर बाबर आवान और फवाद चौधरी तो ये कह चुके हैं कि स्पीकर ने जो फैसला करना है वो आखिरी होगा। अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वफाकी वजीर असद उमर साहब। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, आप उन शख्सियात में शामिल हैं, बड़े अहम वजीर हैं आप, जिनको ये टास्क मिले हुए हैं कि इत्तेहादियों से मुशावरत करें, इत्तेहादियों से मिलें, उनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बातचीत करें। आज अब जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब तक इत्तेहादियों के साथ जो भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि इत्तेहादी आपके साथ ही चलेंगे? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि हमने ऐसा सरप्राइज देना है कि ऐसे ऐसे लोगों ने अदम एतमाद पर वोट देना है कि बहुत बड़ा झटका लगना है प्राइम मिनिस्टर को। अगर ये इतना सरप्राइज देना है तो पता नहीं इंतजार किस बात का कर रहे हैं, दे दें सरप्राइज। सरप्राइज है कोई भी, नंबर उनसे पूरे नहीं हो रहे। जहां तक आपने इत्तेहादियों की बात की, बिल्कुल 3.5 साल बड़े अच्छे तरीके से इत्तेहाद में मिलकर तमाम पार्टीज ने काम किया है और बड़े पाकिस्तान के मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत की है। तो वो जिस तरीके से 3.5 साल का ऑपरेशन जारी रही है, इंशाल्लाह ताला अगले 1.5 साल भी ऐसे ही जारी रहेगी।
लेकिन फिर ये इत्तेहादियों का आना जाना, ऑपोजिशन से भी मिलना, वो खुलकर सामने भी नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है फिर तो बीच में रहने की सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी ना। फिर तो खुलकर हुकूमती हिमायत का उन्हें ऐलान करना चाहिए था कि हम किसी अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो तो वहाँ तो बार्गेनिंग चल रही है, कोई वजारत आला मान रहा है तो कोई ये कह रहा है कि हमें यकीन दहानी कराई जाए कि पीपल्स पार्टी हमारे जो डिमांड्स है वो पूरे करेगी। इत्तेहादी तो बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो खबरें, कई खबरें जो हैं, आई एम श्योर के हमारे इत्तेहादियों को भी टेलीविजन के जरिए पता चलती होंगी कि वो ये कर रहे हैं। मैं देखता हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल इसके दरमियान में ना, सारी सूरत हाल के एन बीच में वस्त में पाया जाता हूँ मैं, तो मुझे भी सारा वक्त टीवी पे और सोशल मीडिया पे खबरें मिल रही होती है जो मेरे लिए खबर होती है। देखें, अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई इनफरादी तौर पर किसी ने कहा हो तो कहा हो। जो स्टेटमेंट्स आए हैं, अगर आप बात करें तो क्लियर स्टेटमेंट्स आए हैं पीर पगाड़ा की तरफ से, क्लियर स्टेटमेंट आया चौधरी परवेज इलाही की तरफ से, और किसी ने भी क्लियर स्टेटमेंट अगेंस्ट नहीं दिया है। वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो स्टेटमेंट मीडिया पर किसी ने हिमायत में भी नहीं दिया। असद उमर साहब, किसी एक स्टेटमेंट का मुझे बता दें जिसमें परवेज इलाही साहब ने सहाफियों के सामने मीडिया पर आकर ये कहा हो कि हम ऐलान करते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम किसी ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। चौधरी परवेज इलाही की 2 टोक स्टेटमेंट आ चुकी है, छप चुकी है, टीवी पे चल चुकी है। उसके 2 दिन के बाद मोनिस इलाही की हमारे साथ मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ और मेरे साथ मीटिंग हुई। उसके बाद का उनका ट्वीट उठा के देख लीजिए, तो वो तो एक से ज्यादा दफा हो चुका है। अच्छा। उनका काम ये नहीं है कि रोज टीवी वाले उनके पास पहुंच जाए और रोज कह के आप नया बयान दें, तो वो टीवी के बयान देने की उनको जरूरत नहीं है। हम मुतमईन है, वो मुतमईन है। अगर ऐसा होता ना असद उमर साहब, तो शेख रशीद साहब ये ना कहते कि 6-6, 7-7 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आपको पता है मोनिस इलाही ने भी कल उसकी बड़ी वजाहत की थी। शेख रशीद साहब जो हैं, वो इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं है। वो टीवी पे खबरें देख रहे हैं, वो सहाफियों की और ऑपोजिशन की बातें सुन रहे हैं। उसकी वजह से वो उनका एक व्यू फॉर्म हुआ होगा। जो मैं आपको जिसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके पास शायद जरा सी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम मुतमईन है, हमारे इत्तेहादी मुतमईन है, बाकी कोई किसी को इत्मीनान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही तो बात है ना, जो इत्तेहादी हैं वो आपको भी राम कर रहे हैं, आपको भी खुश करने में लगे हुए हैं, ऑपोजिशन को भी खुश करने में लगे हुए हैं। अगर आपके साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं तो ऑपोजिशन के साथ भी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं सर। अच्छा, पहली बात तो हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर लूं कि मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हाँ, बातचीत हो रही है, स्ट्रेटजी बन रही है। हाँ, तो ऐसा नहीं हो रहा कि बार्गेनिंग वहां पर चल रही है। दूसरी चीज ये है कि वो अपनी सियासी शनाख्त रखते हैं, हमारे इत्तेहाद का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन अपनी सियासी शनाख्त रखते हैं। और सियासी पार्टियां उमूमन अपने दरवाजे खुले रखते हैं। अगर कोई बात उनसे करना चाहता है, वो सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो 20-20 करोड़ ऑफर की जो बात हुई थी, क्या ये जरदारी साहब ने ऑफर दी थी और उन लोगों ने आपको बताया, जो आपके लोग, आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज हैं, क्या वाकई जरदारी साहब ने 20-20 करोड़ की ऑफर दी थी? बिल्कुल ऑफर हुई है जी, और बिल्कुल उन्होंने मुझे बताया है, प्राइम मिनिस्टर को भी बताया है, मुझे भी बताया है, जिनको ऑफर्स हुई हैं, किस शख्स ने आके ऑफर की है। जरदारी साहब से बराह रास्त बात नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन जरदारी साहब के बिहाफ पे कि जो किस शख्स ने ऑफर की है वो तक हमें बताया गया है। बिल्कुल, ये हमारे पास तफसील मौजूद है। अच्छा, अगर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है इत्तेहादियों पे, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो असद उमर साहब आपको अपने लोगों पे होना चाहिए, जिन्होंने आपकी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। उनको तो आप लोग रोकने की बात कर रहे हैं कि उस दिन पार्लियामेंट में कोई नहीं जाएगा, अगर वोट देगा तो स्पीकर जो है वो उस वोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इत्तेहादियों से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आपको अपने लोगों पे होना चाहिए। अच्छा, ये जो है जरा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। वो जो बच्चा है छोटा, क्या नाम है उसका, बिलावल जरदारी, वो अभी जो बोल रहा था कि गैर आईनी बात हो रही है, बच्चा है अभी, उसको पता नहीं है, ना समझ है, ये नहीं पता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो नो कॉन्फिडेंस के अंदर ऑपोजिशन ने 172 वोट डालने हैं। ये मुकाबला नहीं है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। ये यकतरफा चीज है, या ऑपोजिशन 172 वोट उस दिन लेके आएगी या नहीं ला सकेगी। मुझे वोट डालने की जरूरत नहीं है, मुझे असेंबली जाने की कोई जरूरत नहीं है उस दिन। ये तो काम ही सिर्फ ऑपोजिशन का। वो 172 लोग आएंगे, हम जबरदस्ती किसी को रोक नहीं रहे वोट डालने से। वोट डालने की हमें कोई जरूरत ही कोई नहीं है।
लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा था जो जाएगा कारकुन उसका घेराव करेंगे, तो जबरदस्ती रोकने वाली बात हुई ना। तो फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, ये तो इनडायरेक्टली धमकी है, ये इनडायरेक्टली आप लोगों को डरा रहे हैं। वो कहते हैं इनडायरेक्टली नहीं, हम डायरेक्टली कह रहे हैं लोगों को, डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। मुझे नहीं पता ये कौन सी मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था। ये एक तो हर एक अपने अपने जो ख्यालात है वो पेश करता है। किसी पार्टी मीटिंग के अंदर, कहीं मैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी हूँ, मैं सारे काम के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा फैसला नहीं याद कि जहाँ पे हमने कहा हो कि हम लोगों का गिराव कर देंगे। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि हमारे मेंबरान को उस दिन असेंबली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं है वहां पे, काम वहां पे सिर्फ ऑपोजिशन का है। ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इजाजत नहीं है, अगर कोई जाना चाहे। आपको वजीर आजम के कॉन्फिडेंस का वोट याद है आपको? ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था उसको, क्योंकि उस वक्त हमारी जिम्मेदारी थी, हमने 172 पूरे करने थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाए। सही। अच्छा, सख्ती से रोकेंगे, इजाजत नहीं है, या बस कह दिया कि जरूरत नहीं है जाने की, अगर कोई चला जाए तो इट्स ओके? नहीं, हम बंदूक कोई किसी के ऊपर सर पे बंदूक रख के उसको गोली से नहीं उड़ा देंगे अगर वो जाएगा। अच्छा। लेकिन पार्टी का फैसला ये है, पार्टी का फैसला बिल्कुल दो टोक ये है कि उस दिन हमारे मेंबरान, सिवाय चंद मेंबरान के जो डेजिग्नेट किए जाएंगे, वो सिर्फ चंद मेंबरान जाएंगे हॉल के अंदर, ताकि प्रोसीडिंग के बाद हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो अगर कोई ऐसी चीज हो रही है। अदरवाइज आयात ये होंगी कि हमारे पार्टनर्स ने, हमारे MNAs ने इजलास को अटेंड नहीं कर। ठीक हो गया। अच्छा, अब 2 सेकंड के लिए इत्तेहादियों को भी ज़रा एक साइड पर रख देते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, फिर आप लोगों के जो अपने लोग हैं उनके भी क्या कंसर्न्स है, इस पर भी मैं सवाल करती हूँ। लेकिन एक और बड़ी एक अलार्मिंग जो चीज़ है वो ये है कि जो आपकी अपनी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हुई हुई है, तरीन ग्रुप, उसके बाद जो अलीम खान ग्रुप जो सामने आया, जो तरीन साहब के ग्रुप के साथ उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है PTI के लिए। बहुत सारे उनके कंसर्न्स हैं, इमरान इस्माइल भी जाके अलीम खान से मिले, उनके कंसर्न सुने, तो वो आप उन पे तो नहीं आप वसूख से कह सकते कि वो लोग आपका साथ देंगे, कि उन पे भी आप लोगों को भरोसा है, नाराज़गी के बावजूद आप लोगों के साथ ही हैं वो? आपने कोई स्टेटमेंट सुना है अलीम खान से या जहांगीर तरीन से या उनके ग्रुप के किसी शख्स से कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात की हो या इमरान खान के खिलाफ बात की हो? कोई एक दफा भी आपने सुना है? लेकिन वो कहते उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ बात नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके इश्यूज हैं, जिस इश्यूज के ऊपर वो समझते हैं कि उनको ठीक तरीके से डील नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टी की मुखालफत नहीं की है। ये मैं बात कई दफा पहले भी बोल चुका हूँ। जहां तक पार्टी के अंदर ग्रुप्स की बात है, मुझे बताएं कौन सी पार्टी है जिसके अंदर ग्रुप्स नहीं है? जिस वक्त आसिफ जरदारी साहब की इमरजेंस हुई पार्टी के अंदर, तो पुराने बेनजीर भुट्टो के जो लॉयलिस्ट थे उसमें से एक बड़ी तादाद के लोगों को खुले लाइन लगा दिया गया। इस वक्त क्या मरियम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप्स का नहीं पता किसी को? मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या इसमें, चले मैं अपनी इत्तेहादी पार्टियों का नहीं बात करता, तो वो हर पार्टीज के अंदर ग्रुप्स होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। कोई तरीके इंसाफ में कोई खास बात नहीं, खास बात सिर्फ ये है, जाहिर है हम हुकूमती पार्टी हैं तो वो बात जरा हाईलाइट ज्यादा होती है। लेकिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में अगर कोई नाराजगी है भी, कोई ग्रुपिंग है भी, तो वो जाके कोई इमरान खान से तो नहीं मिल लेते या हुकूमती लोगों से जाके तो नहीं छुप छुपा के मिलते। अब अलीम खान जो नवाज शरीफ से लंदन में मिले हैं, वो फिर क्या कोई छोटी मोटी नाराजगी पे तो नहीं मिले होंगे जाके? देखिए, पहली बात तो उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। हमने कयास राय सुनी है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। और जो उनकी अपनी मर्जी है, वो किससे मिलते हैं नहीं मिलते। मैं तो सिर्फ एक फैक्चुअल स्टेटमेंट कह रहा था। अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे तजदीद करके मुझे बता दीजिए कि कौन सी उन्होंने स्टेटमेंट दी। आखिरी दफा जिस दिन वो उन्होंने गए थे और मीडिया टॉक हुई थी और वो तरीन ग्रुप की मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे, उसके बाद मीडिया टॉक में उन्होंने क्या कहा था? उनका आखिरी जुमला, उन्होंने पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आखिरी जुमला क्या कहा था? आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि तहरीक इंसाफ मुत्तहिद और मजबूत रहे। ये अपने आखिरी बात सुनी थी उनसे। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने इस बात की तरदीद भी तो नहीं की ना कि वो नवाज शरीफ से मिले भी नहीं। नवाज शरीफ साहब से भी सहाफ़ियों ने वहाँ लंदन में सवाल किया कि क्या बात हुई, उन्होंने भी तरदीद नहीं की। नवाज शरीफ ने भी तरदीद नहीं की कि मेरी कोई अलीम खान से मुलाकात नहीं हुई। तरदीद तो वहां से भी नहीं आई। मैं कब कह रहा हूं कि भाई मुझे क्या पता मीटिंग हुई या नहीं हुई? मैं तो सिर्फ एक फैक्चुअल स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने तरदीद की है। अभी तक उनके लोग जो हैं वो कह रहे हैं मीटिंग नहीं हुई।
वरना ये हुई है ये नहीं हुई है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। सही। आपकी क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी इन ग्रुप्स के हटके, अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप से हटके भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कंसर्न्स हैं और उनको अब आप लोग एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, ये हम किसी वक्त भी आप कोई भी पार्टी उठा के देख लें तो ये जो अभी आपने बात की ये दुरुस्त हो गया, अनलेस लोग सच बोलने के लिए तैयार ना हो। हमेशा लोग होते हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, नाराजगियां भी हो जाती हैं, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, पार्टीज के अंदर चलता है। और ये भी नॉर्मल है कि जब इस किस्म की कोई सूरत हाल आती है जहां पे कोई वोट होने वाला है, कोई बजट पास होने वाला है, तो उस वक्त इस किस्म की शिकायत का इजहार भी ज्यादा किया जाता है और उनको तवज्जो भी ज्यादा दी जाती है। तो ये कुदरती सा अमल है, चलता रहता है। हाँ, हमारी पार्टी के अंदर भी चल रहा है, पहले भी चला था, लेकिन अभी तक जितनी दफा भी पार्टी का वोट आया है तो तहरीके इंसाफ के वोट पूरे पड़े हैं। गायब होते हैं अभी तक ऑपोजिशन के मेंबरान, और ये जो सिलसिला है ये आज से 1 माह पहले तक चलता रहा है। जब उन्होंने वो जॉइंट सेशन, मुश्तरका सेशन और पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा है, उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उस दिन वोट नहीं पूरे कर सकते। सेनेट का आखिरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून का वोटिंग थी, उस दिन ऑपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी। तो अभी तक तो तहरीके इंसाफ के नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाते हैं, ऑपोजिशन के नहीं होते। सही। असद साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि वफाक के कुछ अहम वज़रा हैं जो उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हामी हैं, उनमें असद उमर भी क्या शामिल है? सर, वफाक में बहुत तमाम वज़रा का ये ख्याल है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का फैसला है। ठीक है, मैं हमेशा ये, और ये सिर्फ उस्मान बुज़दार की बात नहीं, मैं हमेशा वज़रा की भी बात होती है ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमती फैसले जो है ना, उस हुकूमती फैसले में वज़ीर आज़म का ज़ाहिर है सबसे ज्यादा वोट होता है, लेकिन हम सब भी शरीक हैं। एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसलिए वज़ीर आज़म फैसला जरूर करें, लेकिन सब लोगों की राय जरूर सुननी चाहिए, और वज़ीर आज़म सुनते हैं। आपको पता है हमारी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की तो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और हर हफ्ते होती हैं। लेकिन एक फैसला मैं हमेशा कहता हूं, उसके अंदर कोई मुशावरत और कोई दूसरी राय नहीं है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म ने टीम को में किसको खिलाना है और किस पोजीशन पे खिलाना है, उसमें कोई मुशावरत नहीं है। वो अकेले एक मर्द क़ायद का फैसला है और वही फैसला करते हैं, और जब वो फैसला करना चाहेंगे तो कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर असद उमर साहब, आते बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, ये वुज़रा के लहजे बदले बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो हाफिज़ाबाद में ख़िताब किया, उनका भी लहजा बदला हुआ था। जो गरज बरस उनकी लोअर दील के जलसे में थी, जो अपोजिशन के लीडरान को वो चूहे कहकर बुला रहे थे, मौलाना को डीजल कह के बुला रहे थे, आज तो मौलाना का नाम भी लिया, मौलाना फजलुर रहमान कहा। आज उस तरीके से वो गरजे बरसे नहीं, आज अपनी पॉलिसी से बात की, महंगाई को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया। ये बदला बदला नर्म लहजा प्राइम मिनिस्टर का और वुज़रा का, ये क्या इंडिकेशन है, क्या पैगाम है आप लोगों के लिए, क्या समझ आ रही है आप लोगों को? मैं जो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुन सका हूँ, उनको समझाने वाले दोस्तों ने समझाया कि तलखी न बढ़ाएं और बागी दावा भी ना बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने अगले इंतखाब को सामने रखते हुए आज अपनी तकरीर की है, और अब आइंदा से सर शायद उनकी तकरीर का और उनकी गुफ्तगू का महवर उनकी परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें तो परफॉर्मेंस जितनी उन्होंने स्पीच की उसकी कोई इशू नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस का मैटर नहीं कर रहेगा इस वक्त। इस वक्त तो मेंबर असेंबली अपना दिन बना बैठे हैं, जो फैसला होना है वो मेंबरान की हद तक है, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो पब्लिक को करके अगर परफॉर्मेंस अगर कोई अपनी बयान करता है तो नेचुरली वो अगले इलेक्शन को सामने रख के उसी को वो गेज कर रहे होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अगला इलेक्शन देख रहे हैं और उन्होंने हालात को पढ़ लिया है। उन्होंने हालात को इस सेंस में पढ़ लिया है कि हालात उनके अगेंस्ट जा रहे हैं।
नेचुरली, वरना तो आपको पता ही है जो सूरत हाल थी, और उन्होंने कोशिश भी बहुत करके देख ली, गुस्सा भी करके देख लिया, धमकियां भी दे के देख ली, अपनी जमात के लोगों के ऊपर भी सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन बात उनसे बन नहीं रही। लेकिन तो ये समझ में नहीं आ रहा हाथ से निकल कौन रहा है? इत्तेहादी हाथ से निकल रहे हैं, इनके अपने लोग हाथ से निकल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इत्तेहादी हुकूमत के होते हैं तो वजीर आजम साहब खुद इत्तेहादियों के पास गए हैं, इनका कोई इत्तेहादी तो वजीर आजम साहब को मिलने नहीं आया, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत गलत कर रही है, वो कह रहे हैं कि महंगाई है, वो कह रहे हैं कि इनके अंदर ग्रुप्स बन गए हैं। इस वक्त इत्तेहादियों के जो सारे अल्फाज है, जो तरीकाकार है, जो गुफ्तगू है, वो आप समझ रहे हैं कि क्या है। सो वो हमारे साथ हैं नहीं है, क्या फैसला है, कल करना है, आज करना है, ये एक अपना इशू है, लेकिन वो हुकूमत के साथ आज खड़े नहीं है। वो हुकूमत का इस वक्त हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, इसलिए कि वो वजीर आजम साहब को मिलने नहीं जा रहे। कोई वजीर आजम को ये एश्योरिटी नहीं दे रहा कि अगली दफा या इस अदम एतमाद की तहरीक में हम आपके साथ हैं। सो इत्तेहादी उनके अब साथ नहीं है, ये तो तय हो गया। लेकिन खुलकर सामने भी तो नहीं आ रहे ना कायरा साहब? तो पहले कहा कि वो आज कल में कोई फैसला करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर नेगोशिएशन रहती है, वो अपने अपने आइंदा क्या करना है, कैसे चलना है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट के साथ तो नहीं है। ये तो MQM ने जो मुतालिबात रखे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, अभी MQM के कुछ लोगों से बात हो भी रही थी, उनसे यही बात हो रही थी कि जो भी मुतालिबात हैं, जाहिर है वो एक दो दिन में मुतालिबात तो पूरे होंगे नहीं, उसके लिए तो एक चीज़ है वो ट्रस्ट है जो आपको करना पड़ेगा। तो वो फिर माजी की चीज़ें भी गिनवा रहे थे कि माजी में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो हुकूमत के हवाले से भी जो मौजूदा है और आप लोगों के हवाले से भी, ज़ाहिर है MQM आप लोगों की इत्तेहादी रही है माजी में, तो क्या कुछ दे सकते हैं आप लोग MQM को कि वो आप लोगों पर ट्रस्ट करके आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो अदम एतमाद में? देखिए, माजी के झमेले अगर देखे जाएं तो हर तरफ ही दूसरे पे ये बात कर सकता है कि मेरे साथ जो बात की वो पूरी नहीं हुई, या वो जो तरीकाकार था वो दुरुस्त नहीं था। वो मुझ पर करें तो उनका हक है, मैं चाहूं तो मैं भी उन पे कोई बातें कर लूंगा, लेकिन उसका हासिल नहीं है, उसका हासिल ये नहीं है। हाँ, हम अगर गवर्नमेंट में इकट्ठे होते हैं तो उनका कि हम सिंध गवर्नमेंट में हमारा क्या होता है, वहाँ सिंध की सूरत हाल क्या है, तो MQM को अल्टीमेटली किसी जगह अगर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट भी है या उनको ज्यादा कंफर्टेबल वो होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारी कोलिशन में बनती है तो भी वो अकोमोडेट होंगे, और सिंध के अंदर भी अगर वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो नेचुरली उनकी जमात के लिए भी बेनिफिट की बात है। रही बात पीपल्स पार्टी के अपने अल्फाज का पहरा देने की, तो पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह तौर पर उसकी क़यादत के ऊपर कोई हरफ ऐसा नहीं है। आसिफ साहब के ऊपर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जो लफ्ज कहते हैं उसको अहद को पूरा निभाते हैं। याद रखिए, पाकिस्तान की क़यादत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना सियासी नुकसान भी कर लेते हैं लेकिन अपने लफ्जों का पास करते हैं और जरदारी। सही। काफली को वज़ारत आला देने के लिए सारी ऑपोजिशन में कंसेंसस हो चुका? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे इल्म में यह नहीं है, लिहाजा इस पर कोई बात हम कर नहीं सकते। नहीं, आप लोगों की ज़ाहिर है मुशावरत तो चलती रहती है, नून लीग से भी, मौलाना से भी, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है बातचीत तो होती रहती है आप लोगों की। सोच क्या है ऑपोजिशन के ज़ाहिर है मीटिंग्स में, क्या चल रहा है कि काफली को वज़ारत आला दी जा सकती है? ज़ाहिर नून लीग तो रिलक्टेंट थी इस पे। देखिए, ये वो सवाल है जिसका एक तो पूरी तरह मुझे पता नहीं है। सही। और जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि मेरी जमात के पास जो कुछ है वो अमानत है, और वो अभी आपके साथ शेयर करके मैं उसमें कोई खराबी पैदा नहीं कर सकता। सही। परवेज इलाही साहब के हवाले से आज खबरें ये चल रही थी कि वो कह रहे थे कि ये असम्बलियाँ तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या मॉडल होगा नेक्स्ट अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? किसी भी एक जमात के मेंबरान या किसी जमात के लीडर की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं सिस्टम चलना ना। हाँ। ये कोलिशन होगी, सब जमातों की मशावरत से होगी। अगर काफली इसका हिस्सा बनती है तो वो भी मशावरती अमल का हिस्सा होगी और बेहतर राय होगी, उसी को वही प्रवेल करेगी। अभी तक तो अपोजिशन की जमातों का ये फैसला है कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएंगे। इसमें तब्दीली के लिए अगर कोई हमारे साथ नए साथी शामिल होते हैं अपोजिशन के अंदर इस कोलिशन में, तो फिर बैठ के मशावरती अमल में वो भी उसका हिस्सा होंगे
और जो जहां सेंस प्रिवेल कर जाएगी उस पर कुछ एडजस्टमेंट शायद हो पाए, शायद। इसके बाद में कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन ये बईद अज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उनकी राय का काम करना होगा। हाँ, अगर किसी और की राय उनसे ज्यादा मोतबर हुई, ज्यादा अच्छी हुई, तो वो माननी पड़ेगी। सही, बिल्कुल ठीक। हुकूमत ने तो कायरा साहब अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि अदम एतमाद की जब वोटिंग होनी है तो वो तो अपने लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि उस दिन वो उनको असम्बली में जाने दिया जाए, उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये आइन की खिलाफ वर्जी है क्या? स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई वोट देना चाहे तो वो वोट ना दें और उनको रोक दे? देखिए, इन दिनों जब से ये गवर्नमेंट ने बातें करनी शुरू की है, एक तो ये है कि ये बातें इटसेल्फ एक हारी हुई पार्टी का मिजाज है। सही, कि वो अपने प्राण पे अदम एतमाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनको जाने नहीं देंगे, स्पीकर वोट करेगा, तो ये हारे हुए लोगों की अलामत। सही। दूसरी बात यह है कि स्पीकर का ये मैंडेट नहीं है। स्पीकर साहब ने ना कोई वोट पढ़ना है, ना स्पीकर किसी मेंबर को हाउस में दाखिले से रोक सकते हैं, स्पीकर किसी मेंबर को अपनी राय देने से रोक सकते हैं। वोट, इसका तरीकाकार क्या होगा कि स्पीकर साहब समन करेंगे, सेशन शुरू होगा, और उस पे मोशन पेश हो जाएगी, होगी। हुकूमत के 2-4 वज़रा शायद जाके अपनी को राय दें या अपने आप को डिफेंड करें, अपोजिशन इस पे अपनी राय देगी 1 दिन 2 दिन, जब भी जितना टाइम सेटल होगा। जब वोटिंग का मरहला आना है राय देने का, तो स्पीकर साहब कहेंगे कि जी जो मेंबरान इस मोशन के हक में है वो फलां गैलरी में चले जाएं, जो इसके खिलाफ है वो फलां गैलरी में चले जाएं। तो हाउस के बैठे हुए लोग जिधर भी जाना चाहेंगे आजाद होंगे। उनके मेंबरान को हाउस के अंदर जाने से रोकने का तरीका क्या होगा? जो शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हम उनको जाने नहीं देंगे, हमारे लोग बाहर खड़े होंगे, तो उनके लोग खड़े होंगे तो हमारे भी खड़े हो जाएंगे। वो अगर जलसा करके वहां पे धरना देने या लोगों को हरासा करने की कोशिश करेंगे तो हम उनके दिफा के लिए हम भी जलसा रख लेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हालात कैसे रखना चाहती है। अपोजिशन तो बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आगे बढ़ना चाहती है। तो किसी को ना रोक सकते हैं, ना उसका वोट काउंट करा सकते हैं, और वर्स्ट कम वर्स्ट ये होगा, इसका बंदोबस्त भी सारे मौजूद है। अदरवाइज भी एक बात याद रखिए, अगर वोट काउंट की बात आ जाती है, किसी बंदे से कमिट होगी गलती, जिसको गलती कहा, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग तब शुरू होगी ना। हमारा काम, अपोजिशन सारी खड़ी होगी, और अपोजिशन खड़े होके उन मेंबरान को भी साथ खड़े होके आप मीडिया वालों को गिना देंगे कि ये देख ले इतने मेंबरान हैं, उसके बाद कौन सा वजीर आजम और कौन सी हुकूमत रह जाएगी। सर वोट तो काउंट हो जाएगा, कार्रवाई तो बात की बात है। गुजारिश ये है, नहीं आखिरी गुजारिश थी, कुछ में कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर इनके इत्तेहादी कल तक, परसों तक, इस मोशन के आने से पहले तक वो इनसे अलहदगी का ऐलान और अपोजिशन के साथ जॉइन कर जाते हैं तो मामला वैसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन तो इस सिचुएशन तक, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं हैं, क्योंकि इत्तेहादियों ने अभी कोई फैसला नहीं किया। अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं और आज से 10 दिन पहले से पूरे हैं। इत्तेहादियों ने तो अभी कोई फैसला नहीं किया, अपने लोगों को उन्होंने आने नहीं देना। कौन नहीं आने देगा जी? सर कैसे नहीं, क्या करेंगे? रोकेंगे। शेख रशीद साहब ने कहा था कारकुन उनका घेराव करेंगे। तो हमारे कारकुन क्या, हम आपका क्या ख्याल है? अगर वो इस हद तक जाना चाहेंगे गवर्नमेंट वाले, और वो अपने कारकुनों को बुला के किसी को हरासा करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कारकुन क्या हाथ में हाथ धरे बैठे होंगे? हम क्या चुप करके उनकी इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेंगे? ऐसे नहीं हो। 4-5 दिन पहले पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुछ हुआ, वो हालात को अच्छे तो नहीं थे। क्या हुआ वहां पे? वो भी एक बहुत बड़ी बदमाशी थी, बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी। इसलिए कि आप मीडिया वाले दोस्त भी इस बात को समझे जी। वहां पे जेयूआई के मेंबरान के पास जेयूआई के कुछ लोग गए, 8-10-12 लोग थे वो। बताइए कि वहां जो पीटीआई के एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं, उनके पास उनके हलकों के लोग नहीं जाते, उनके कारकुन नहीं जाते, उनके दोस्त नहीं जाते, पीपल्स पार्टी वालों के पास नहीं जाते, मुस्लिम लीग वालों के पास। वहां तो आप लिस्ट देखिए, जो सारा दिन लोगों का तांता बना होता है, यानी हर मेहमान, हर बंदे की फैमिली आती है, दोस्त आते हैं, मेंबर आते हैं, और उसके अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोग आते हैं, जमात के कारकुन आते हैं। तो जो इंसानुल इस्लाम है, ये जेयूआई के कारकुन है, और वो अपने के पास आए हैं, प्रोसीजर के तहत आए हैं। लठ डंडा नहीं है, बंदूक नहीं है, पिस्तौल नहीं है,
नारा नहीं है, किसी मेंबर को हरासा नहीं, किसी की तरफ नारा नहीं। क्या किया उन्होंने? वो मेहमान के तौर पे आए हैं, उनके मेहमान आने पे आपको एतराज है, क्यों? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा उसामा कादरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब आपका। उसामा साहब, आज इमरान इस्माइल साहब आए थे मुलाकात करने के लिए, आप लोग अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमती जो वफ्द हैं वो भी आपसे अलग मुलाकातें कर रहे हैं, दोनों अपने अपनी ताईं कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग या तो अपोजिशन के साथ उनका साथ दे दें या हुकूमत के साथ किसी एक पेज पर आकर आप लोग खड़े हो जाएं। लेकिन जो आप पीपल्स पार्टी के सामने MQM जो है वो अपनी डिमांड्स रख रही है, जिससे ये चीज़ खुलकर सामने आ रही है कि आप लोग बारगेन करना चाह रहे हैं। जहां MQM को कोई फ़ायदा नज़र आएगा, चाहे वो हुकूमत फ़ायदा दे चाहे वो अपोजिशन फ़ायदा दे, जाना आपने उसके साथ है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बात कही है कि इस वक्त सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन की हों या हुकूमती जमात हो, वो MQM से या दीगर इत्तेहादियों से रब्ता कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि रब्ते होने चाहिए। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें MQM ने अपने एक बिल्कुल अलग मौक़िफ़ के साथ जो है वो तमाम सियासी जमातों के सामने रखा हुआ है कि देखिए 3.5 साल, पौने 4 साल हम जो है हुकूमत के इत्तेहादी रहे और उसके हर अच्छे बुरे मौके पर हम उनके साथ खड़े रहे और भरपूर सपोर्ट भी की अपनी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। हमारे 9 नुकात थे जो हमने हुकूमत से मुआहदा होते वक्त हमने सामने रखे थे। ठीक है, उसमें 3 साल, 3.5 साल में उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। हाँ। लेकिन अगर नुकात में से इन 3.5 सालों में कितने नुकात पर अमल हुआ या जिन पर वादा पूरा किया गया और कितने रहते हैं? देखिए, उसमें जो हमारे नुकात थे उनमें से एक तो मरदमशुमारी का था कि जिस पर हुकूमत ने जो है पेशरफ्त शुरू कर दी है, और मैं समझता हूँ वो MQM का नहीं बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का भी मुतालबा था। और ख़ास तौर पर फाटा के जो लोग हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, तो यानी ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश थी। दूसरा ये था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह वो होते होते अब वो जो है तकरीबन उस पर भी वर्किंग और काम शुरू हो गया है। तीसरा हमारा सबसे अहम तरीन मुतालबा कराची का था कि यहाँ पर जो है K4 का मंसूबा जो है उसको शुरू किया जाए, और उस हवाले से भी पेशरफ्त हुई है, लेकिन बज़ाहिर उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन सियासी तौर पर अगर MQM एक सियासी जमात है और अपना असर जो है वो सिंध के शहरी इलाकों में रखती है और एक अहम रोल हमेशा से पार्लियामेंट में अदा करती रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऑफिसेज खुलने के मामले के ऊपर मेरा ख्याल ये है कि न तो माजी में हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कोई उस पर भरपूर आवाज़ उठाई, हालांकि ये जो है ये किसी के साथ भी ये मामला हो सकता है, तो हमें ये बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सिर्फ जो है हम अपने उस मुतालबे को कर रहे हैं और ये भरपूर आवाज़ होनी चाहिए थी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की, लेकिन उसमें पेशरफ्त न होने के बराबर रही। तो मैं ये समझता हूँ इसके अलावा और जो दीगर मसाइल थे शहरी हवाले से, यहाँ के लोगों के हुकूक के हवाले से, यहाँ पर लोगों की नौकरियों के हवाले से, जाली डोमिसाइल के हवाले से, NFC अवार्ड और PFC अवार्ड के हवाले से, तो और तरक्याती कामों के हवाले से शायद उसमें जो है हुकूमत ने वो तवज्जो नहीं दी जिसका हक जो है कराची शहर रखता था। लेकिन आज की जो मुलाकातें हैं, देखिए इसमें कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, न तो कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है और न ही कोई मुस्तकिल दोस्त। अब ये देखिए, ये MQM मेरी बात सुने, MQM
का अभी फैसला होना बाकी है कि उसने ऑपोजिशन के साथ चलना है या हुकूमत के साथ? क्योंकि अब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है, अब वोटिंग सिर्फ होनी है, अब वो भी चंद दिन रह गए हैं। ज़ाहिर है जब करारदाद तहरीक जमा करवाई उसके 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवाना लाजमी है आइन कानून के मुताबिक। अब चंद दिन रह गए हैं, तो अभी फैसला होना बाकी है या आप लोगों की कुछ डिमांड्स ऑपोजिशन के सामने भी आप लोगों ने रखी हैं, उसके बारे में इंतज़ार है कि पीपल्स पार्टी आपको क्या दे सकती है, बाकी ऑपोजिशन की जमातें आपको क्या दे सकती हैं? देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो बड़ी बदकिस्मती है और पाकिस्तान में ये उमूमन होता रहा है, उमूमी तौर पर तो ये चीज़ रही है कि इंडिविजुअली लोग जो है ऐसे मौके पर अपने मफादात हासिल करते हैं। लेकिन MQM ने जो है इन हालात में भी कि जो भी फैसला करना है वो सिंध के शहरी इलाकों के मफाद में और सूबे के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो तमाम तर चीज़ें कि जो हमारी तवक्कुआत जो है वो वफाकी हुकूमत से थी, शायद वो उनकी अदायगी में नाकाम रही है, तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें सिंध के शहरी इलाकों का मसला, वहाँ पर नौकरियों का मसला, वहाँ पर डोमिसाइल का मसला, वहाँ पर जाली भर्तियों का मसला और उनके जो इस वक्त जो कराची शहर के साथ मुतासिबाना रवैया रखा हुआ है, अगर उसमें कमी आती है और बल्दियाती सिस्टम को बेहतर कर दिया जाता है, हल्का बंदियों में MQM की शमूलियत को कर लिया जाता है, तो देखिए मेरा जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं, जाहिर है ये 2-4 दिन में तो पूरी हो नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, फैसला तो लेना है आप लोगों ने 2-3-4 दिन के अंदर अंदर, इधर दिस वे और दैट वे। तो ये जो आप डिमांड्स रख रहे हैं, जाहिर है अगर आप ऑपोजिशन के साथ चलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में होगी। ये आपको फैसला लेने के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो ऑपोजिशन हो। ऑपोजिशन के साथ जो डिमांड्स आपने रखी हैं वो 2-4 दिन में पूरी होने वाली नहीं है। वो एक ट्रस्ट होगा जो आप पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट करके, ऑपोजिशन पे ट्रस्ट करके तो उनके साथ मिल सकते हैं। वो ट्रस्ट है आपको? हाँ, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो माजी का जो तजर्बा MQM का रहा है, खुसूसन पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो वो कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुआहदा करते वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो मानी जाती हैं और फिर उसके बाद इस तरह से उनसे मुकरा जाता है कि जैसे काबे से काफिर। तो इस सिलसिले में मैं जो समझता हूँ कि इसमें इस वक्त बड़ी जमातों में, तो आप माजी को देखते हुए अब फैसला करेंगे, तो माजी तो आपका जाहिर है हुकूमत का पिछले 3.5 सालों में वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। मुआहदों में तो बड़ी बातें हुई, पूरी अब तक नहीं हुई। देखिए, मैं दोनों के साथ एक जैसा है। इस वक्त के फैसलों में जो अहम तरीन चीज़ है कि MQM भी जो है वो इस वक्त इंतहाई तहम्मुल, बर्दाश्त और अपनी पूरी जो है तवानाई इस पर सर्फ करके वो ये चाहती है कि अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं वो इसमें गारंटर बने या उसमें जो है वो MQM के साथ जो है वो उस मुआहदे में मौलाना बने और नून लीग बने। देखिए, ये मौलाना तो PDM की तहरीक के जो है रूह रवां हैं, तो यकीनन वो और नून लीग एक बड़ी जमात है जो स्टेक रखती है इस वक्त। अपोजिशन की भी सबसे बड़ी जमात है और हमारे उनसे ताल्लुकात भी रहे हैं। इसके अलावा काफ लीग जो है वो कम से कम जो मसाइल हैं सूबे के हवाले से, और इस वक्त जो है अकेली पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें अपना एक भरपूर रोल अदा कर रही है और उसे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि मुतलकुल अन्नान हाकिमियत के साथ जो है वो सिंध के साथ और सिंध के शहरों के साथ जो मसले चल रहे हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ जो सिंध के मफाद में हो और सिंध के शहरियों के मफाद में हो, तो उसको MQM ये चाहती है कि उसमें अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो उसमें कम से कम वो लोग हों कि जो उस पर इम्प्लीमेंट करवा सके। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि फौरी तौर पर तो कोई भी ऐसा मुतालबा है जो फौरी तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ। लेकिन हमें नंबर किसके ज्यादा है? ट्रस्ट को लेकर नंबर आप किसको ज्यादा देंगे, ऑपोजिशन को या हुकूमत को? देखिए, हुकूमत को भी हमने 3.5 साल, 4 साल जो है वो देख लिया, और हर दफ़ा हर मीटिंग में, और जो वज़ीर आज़म साहब आए थे उन्होंने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा था कि मुझे जो है MQM से मिलकर बहुत खुशी हुई है कि जब भी इनसे मुलाकातें हुई तो उसमें इन्होंने कभी भी अपने ज़ाती मफादात की बात नहीं की और मुझे ब्लैकमेल नहीं किया। हमने अपने वो मुतालबात हमेशा से उनके सामने रखे, लेकिन शायद उनका सिस्टम कुछ इस किस्म का था कि
उन्होंने जो है सरफ नज़र किया। अगर वो जो है उन मुतालबात को संजीदगी से लेते कि जो MQM के मुतालबात के साथ साथ वो सिंध के शहरी इलाकों के मफादात थे, अरे यही सोच कर लेते कि इस वक्त जो है वो सिंध की सबसे बड़ी जमात जो है कराची शहर की, जिसके 14 MNA हों हुकूमती जमात के, और वो जो है इंतहाई बेबस नज़र आते हों। अक्सर मीडिया टॉक शोज़ में भी जो है वो यही शिकवा करते नज़र आते थे कि हम चाहते हैं कि कराची की तामीर और तरक्की में वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करे, लेकिन बदकिस्मती आज इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात हुई, उसमें क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं आपको? देखिए, इमरान इस्माइल साहब आए थे, इसमें जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान और अमीनुल हक, इनकी मुलाकातें हुई हैं और अभी वाज़ेह हो जाएगा यकीनन कि इसमें जो है वो ये चाहते हैं कि यकीनन हम जिस तरह उनके साथ खड़े हुए थे वो हम खड़े रहें, लेकिन हम तो बरमला कह चुके हैं कि कल भी हम आपके इत्तेहादी थे, आज भी हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन पता नहीं कल को रहे या ना रहे। नहीं देखिए, तो है, लेकिन पता नहीं कल रहे ना रहे। मेरी बहन जुमला सुन लीजिए, घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो सबसे पहले तो आप इत्तेहादियों को अपने लूप में लेने के बजाय पहले अपने अंदर का जो सिस्टम है उसको तो आप बेहतर कर लीजिए ना, फिर आप उसे डिमांड कीजिए कि जी आप मेरा साथ दीजिए और उस वक्त जो है हम फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा उसारी साहब मेरे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, IMF हुकूमत पाकिस्तान को एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने का कह रही है, टैग लगा रही है और ये कह रही है कि कभी आप एक कदम आगे आते हैं, 2 कदम आप पीछे चले जाते हैं। IMF जब किसी मुल्क को नाजरीन कर्ज देता है तो इस मुल्क के साथ पहले से तय कर लेता है कि रेवेन्यू और अखराजात इसमें खसारा ना हो और वो अपने दिए हुए कर्ज़ों पर नज़र रखता है। पाकिस्तान इस वक्त $6 अरब के प्रोग्राम में तकरीबन 50% ले चुका है, जबकि आइंदा 1 अरब की किस्त फंसी हुई है, अभी तक मिली नहीं है, जबकि मुज़ाकरात भी इस पर हुए। ऐसे में अचानक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 10 रुपये कम कर दी, बिजली का यूनिट 5 रुपये सस्ता कर दिया और फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी दे दी, जिससे ज़ाहिर है हुकूमत का रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उन्हें टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, जिस पर उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। अगर इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर की ने वाकई आवाम से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो IMF 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करने और टैक्स एमनेस्टी पर फिर एतराज़ात क्यों उठा रहा है? टैक्सेस का डाटा IMF के माहिरीन को मुतमईन फिर आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की और जो IMF के आगे अब महंगी पड़ रही हैं? IMF ने बिजली के नर्ख में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। उमूमी तौर पर सब्सिडी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया, जो तकरीबन 15 महीनों तक के लिए बढ़ाए गए थे। IMF का यह ख्याल है कि 15 महीनों में हासिल होने वाले इजाफे को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, IMF सिर्फ कर्ज नहीं देता बल्कि उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर्ज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारों से भी कर्ज उसी के ठप्पे के बाद ही, उस क्लियरेंस के बाद ही मिलता है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी मैशियत और इसकी पॉलिसीज़ पूरी तरह IMF के कंट्रोल में हैं और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद कौमी मालियाती इदारे की जो अहमियत है ये और भी बढ़ गई है। ऐसे में क्या आवाम को कुछ सस्ता हम कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? मैं बात करूंगी, मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेट्रोल का 10 रुपये लीटर सस्ता होना, बिजली का 5 रुपये यूनिट इसको सस्ता करना, IMF इसको क्यों हज़म करने को, डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है? क्यों वो कह रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम आप पीछे हट जाते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीफ दिया इसलिए क्योंकि मैंने टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया, तो जो डेटा है ये क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहा IMF को? देखिए, हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त अपनी सियासत की, मैं समझता हूँ सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि वो लॉन्ग मार्च में निकले हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दूसरी तरफ वो अदम एतमाद का जो वोट है वो
सारी ऑपोजिशन इकट्ठी मिल बैठी है, तो सियासी बका की जंग हो रही है और उसका मुकाबला करने के लिए, आवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो माशी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये 2-3 चीज़ों का आपने जिक्र किया कि बिजली का रेट कम कर देना, पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर देना, एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर देना, तो माशी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अवाम की कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए ताकि वो जो सियासी बका की जंग लड़ी जा रही है उसमें उनका पलड़ा जो है वो कुछ भारी हो जाए। हाँ। अब दूसरी हकीकत अगर आप सामने रखिए कि मुल्क के पास 2 बड़े सीरियस इश्यूज सामने आ रहे हैं। एक तो डॉलर्स बड़ी तेजी से हुकूमती खजाने में ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हमारा तिजारती खसारा जो है वो मुझे लग रहा है कि कहीं 50 अरब डॉलर का होने चला है इस माली साल में, जो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। तो डॉलर्स खत्म है। और दूसरा बड़ा सीरियस इशू जो सामने आने वाला है अगले चंद हफ्तों में नजर आने लगेगा कि जो ऐलानात वज़ीर आज़म साहब ने किए हैं पेट्रोल और डीजल के हवाले से, उनके नतीजे में पेट्रोल और डीजल में कहीं बड़ी किल्लत, बहुत ही शॉर्टेज पैदा हो जाएगी मुल्क के अंदर। कि अब जो रेट है उसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं उनको कोई पैसा बन नहीं रहा बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। वो एक ज़माने में एक टर्म कहलाई जाती थी प्राइस डिफरेंशियल क्लेम। वो ये होता था कि पेट्रोल की कंपनियां बाहर से महंगा तेल ला रही हैं, पाकिस्तान में सस्ता बेच रही हैं, तो वो जो डिफरेंस था वो हुकूमत उनको वापस किया करती थी एज प्राइस डिफरेंशियल क्लेम। तो एक तो ये सोचिए कि एक नया गर्दिशी करता खड़ा हो जाएगा क्योंकि ऑयल बाहर से महंगा आ रहा है और वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ सस्ता बेचा जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो बात मैंने अपने इंट्रो में भी की कि पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़ा सीरियस किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, अदम एतमाद की जो तहरीक है, अपोजिशन बड़े दावे कर रही है, हुकूमत उसको ज़ाहिर है हुकूमत के अपने दावे, हुकूमत अपने ताई कॉन्फिडेंट बैठी हुई है, तो ये सिर्फ आवाम की एक लेने के लिए, एप्रिसिएशन लेने के लिए कि आवाम को लगे कि प्राइम मिनिस्टर उनके लिए बहुत सोच रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए, कि कल तक जो ऑपोजिशन बड़ी तनकीद करती थी महंगाई को लेकर, जो 23 मार्च को महंगाई मार्च भी करने जा रहे हैं, उसको ज़रा थोड़ा ठंडा किया जा सके उस सारी सिचुएशन को। जी बिल्कुल, आई थिंक आप सही सिमत में जा रही हैं। मामला ये है कि कई तकरीबन 350 अरब रुपए का नुस्खा है जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है। अब 350 अरब रुपया बजट में तो कहीं है नहीं, तो ये मुझे लगता है कि टेम्परेरी सा ऐलान है। सिर्फ इसका बोझ वैसे हुकूमत कितने महीनों तक उठा सकती है? ये 1 महीने तक भी नहीं उठा सकती। इन्होंने कहा कि 4 महीने का हमने फ्रीज कर दिया है टिल नेक्स्ट बजट। 4 महीनों का खर्चा जो है वो तकरीबन 350 अरब आ जाएगा। उसकी शर्त ये है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें ना बढ़े, अगर वो मजीद बढ़ जाए तो ये नुस्खा और महंगा हो जाएगा। तो हुकूमत मेरा ख्याल है जानती है कि ये टेम्परेरी एक उन्होंने ऐलान कर दिया है, सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। फिर आपने जो उससे अपने इब्तदाई में कहा था कि IMF कह रही है कि आप 1 कदम आगे उठाते हैं, 2 पीछे कर लेते हैं, वो आप सोचिए कि फरवरी 2021 में हमने मुआहदा किया था IMF के साथ। उस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे। उसके बाद हमने $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली। फिर नए वज़ीर ख़जाना आए, उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। तो वादे हमने दोबारा से तोड़ दिए थे किस्त वसूल करने के बाद। इसी किस्म की चीज़ दोबारा से हुई है। अब आप सोचिए आलमी इदारों के साथ हम वादे करते हैं। आप सोचिए जनवरी 2022 में आपको याद है कि वो मिनी बजट का ऐलान किया गया था, बड़े वादे किए गए थे IMF के साथ। उन वादों के नतीजे में $1 अरब हमने वसूल कर लिया और $1 अरब वसूल करने के बाद फिर फरवरी की 28 तारीख को वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर कर डाली और वो सारे वादे जो हैं वो हम मुकर गए। तो मैं सोचता हूँ कि आलमी इदारे क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की वजारत ख़जाना, हुकूमत पाकिस्तान वादे करती है, वादों के नतीजे में हमसे एक साथ हमसे मदद वसूल कर लेती है। तो IMF की जो किस्त फंसी हुई है, आपको क्या लगता है जब तक पेट्रोल वापस उसी प्राइस पे नहीं जाएगा तो तब तक वो IMF हमें पैसे भी नहीं देगा? जी देखिए, एक किस्त आ चुकी है, एक किस्त हमें फरवरी में मिल चुकी है $1 अरब की, और वो उस नतीजे में मिली थी कि जो हमने जनवरी 2022 में मिनी बजट का ऐलान किया था। तो $1 अरब उस वक्त वसूल हो गया था।
उसके बाद हमने उन सारे वादों के ऊपर दोबारा से मुकर गए और पीछे कदम उठा लिया। अब 7th रिव्यू अभी हो रहा है और वो जैसे आपने सुना कि आपने कहा भी कि वो कामयाब नहीं हुआ, उसके नतीजे में एक नई किस्त और आनी है अगर आई तो। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।